शांतिवन गांव अपनी सादगी और आपसी प्रेम के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव के बीचों बीच मिट्टी और ईंटों से बना एक बड़ा पुश्तैनी घर था, जिसमें सरोज देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। बड़ी बहू किरण, मंझली बहू ममता और सबसे छोटी बहू नंदिनी। नंदिनी स्वभाव से शांत, मेहनती और दयालु थी। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती और फिर अपनी 6 महीने की बेटी आर्या को संभालती थी। एक सुबह सरोज देवी आंगन में बैठी थी। उन्होंने देखा कि नंदिनी लगातार काम किए जा रही है। उन्होंने प्यार से कहा, बहू थोड़ा बैठ भी जाया कर, शरीर भी आराम मांगता है। माँ जी, घर का काम ही मेरा परिवार है। आप सब खुश रहें, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा आराम है। सरोज देवी की आंखों में अपनापन भर आया, लेकिन यह दृश्य दूर खड़ी किरण और ममता देख रही थी। किरण ने धीरे से कहा, देखा ममता, फिर वही शुरू हो गया। माँ जी को बस नंदिनी ही दिखाई देती है। आज नहीं तो कल माँ जी सारी जमीन जायदाद इसी के नाम कर देंगी। दोनों की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। उधर नंदिनी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में उसके खिलाफ नफरत की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल सामान्य दिखाई देता रहा। नंदिनी पहले की तरह पूरे मन से घर संभालती रही, लेकिन किरण और ममता के मन में जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम गांव की औरतें मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। वहीं किरण और ममता भी पहुंची। एक बुजुर्ग महिला बोली, सरोज देवी बहुत भाग्यशाली है। ऐसी छोटी बहू हर किसी को नहीं मिलती। आजकल कौन अपने सास ससुर की इतनी सेवा करता है। ये सुनते ही किरण का चेहरा उतर गया। घर लौटते समय उसने गुस्से में कहा, जहाँ देखो वहीं नंदिनी की तारीफ, जैसे हम दोनों इस घर में हैं ही नहीं। जब तक नंदिनी इस घर में रहेगी, माँ जी का सारा प्यार उसी को मिलेगा। कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों चुपचाप आगे बढ़ती रहीं। उसी रात बारिश होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। सब सो चुके थे, लेकिन किरण और ममता धीरे धीरे बात कर रही थी। ममता बोली, अगर माँ जी का भरोसा नंदिनी से टूट जाए तो? बस यही करना है, लेकिन कैसे? भरोसा एक दिन में नहीं टूटता, उसके लिए सबूत चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि एक वृद्ध साधु गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे थे। यह बात किरण और ममता तक भी पहुंची। दोनों दोपहर में वहां पहुंच गए। साधु शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, बेटियों, तुम्हारे मन में बहुत अशांति है। दोनों चौंक गए। बाबा, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख और सम्मान बना रहे। साधु ने उनकी आंखों में देखकर कहा, सम्मान पाने का रास्ता सेवा से जाता है, छल से नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा शायद बाबा सब समझ गए हैं, लेकिन वे बिना कुछ बोले वापस लौट आईं। इधर नंदिनी खेत से लौट रहे एक बूढ़े किसान को रास्ते में गिरा हुआ देखती है। वह तुरंत दौड़कर उन्हें सहारा देती है, उन्हें पानी लाकर पिलाती है, फिर उन्हें सुरक्षित उनके घर तक छोड़ आती है। यह सब गांव का मुखिया दूर से देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज भी इस गांव में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है। उसे नहीं पता था कि यही घटना कुछ दिनों बाद नंदिनी की जिंदगी बदलने वाली है। उसी रात किरण ने अलमारी खोली। उसने सरोज देवी के गहने निकाल लिए। ममता घबराकर बोली, दीदी, आप यह क्या कर रही हो? ममता, आज से ही सारा खेल शुरू होगा, तू बस देखती जा अब मैं क्या करती हूँ। और दोनों दबे पांव नंदिनी के कमरे की ओर बढ़ गईं। रात का तीसरा पहर था। पूरे घर में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। किरण और ममता दबे पांव नंदिनी के कमरे के सामने पहुंची। दोनों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब गहरी नींद में थे। किरण ने धीरे से गहने निकाले और नंदिनी के संदूक में उसके कपड़ों के नीचे छिपा दिया। ममता की धड़कन तेज हो गई। दीदी, अगर किसी ने देख लिया तो? अब कोई हमें नहीं पकड़ेगा, कल सुबह से नाटक शुरू होगा। दोनों चुपचाप अपने कमरे में लौट गए।
अगली सुबह सूरज निकलते ही सरोज देवी रोज की तरह अपनी अलमारी खोलने गई। कुछ ही क्षण बाद पूरे घर में उनकी घबराई हुई आवाज गूंज उठी। अरे मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? सभी लोग दौड़कर उनके कमरे में पहुंचे। अगर आपको अगला पार्ट देखना है कि क्या हुआ आगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ दिन बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।